Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today we are going to discuss chapter 12 friction from class 8 science book, and in this video I am going to discuss with you the full chapter explanation. So let's start this chapter, that is the friction. So what is friction? The first question जो हमारे माइंड में आता है कि फ्रिक्शन है क्या, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शन क्या है, एक्सप्लेन करिए, तो आप कहेंगे कि फोर्स है ये, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है, दैट कम्स इनटू प्ले, और ये फोर्स तभी अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। कम्स इनटू प्ले का मतलब होता है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे हम किसी को धक्का देते हैं, हम किसी को कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। हम किसी को धक्का देते हैं तो हम कुछ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये तभी प्ले में आता है, तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो यानी फ्रिक्शन क्या है कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स है ये फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा था कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब वो कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो भी वो अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये एक फोर्स है, ठीक है। अब फ्रिक्शन के बारे में और हम क्या थोड़ा सा अगर और हम जानना चाहें कि और हम क्या बता सकते हैं, ठीक है। सो द फ्रिक्शन फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम कह सकते हैं, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन, अगर ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, इस तरह के फोर्स की प्रॉपर्टी दूसरी ये है कि हमेशा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। अपोज करता है यानी कि रोकता है। जैसे दो सरफेसेस हैं, वो दोनों कांटेक्ट में आए और मूव कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको इस डायरेक्शन में रोकेगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट को, इसकी स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, फाइन। जैसे कि आप यहाँ एक फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ये एक अलमीरा है, ठीक है। ये अलमीरा को ये पर्सन जो है वो इस साइड, ठीक है, ये आप एरो देख सकते हैं, वो इसको इस साइड ढकेल रहा है, राइट साइड में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जैसे हमने अभी पढ़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये राइट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, और ये मोशन किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट में कर रहा है, क्योंकि हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी डायरेक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, इसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, इसको हिंडर करेगा, ठीक है। तो यानी ये अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फाइन। अब हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि केले के छिलके के ऊपर जो है लोग फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी पोएम भी सुनी होगी आपने, ठीक है, लाला जी ने केला खाया करके, है ना। तो जैसे आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि केले के छिलके पड़े हैं और उसके ऊपर पैर आते ही ये बच्चा जो है ये धड़ाम से गिर पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, अचानक से चलते चलते केले के छिलके पे पैर रखने से कैसे गिर गया ये, ठीक है। तो क्या होता है कि केले का जो मुलायम वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, अगर ये ज़मीन पे है तो वो, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी रहता है, इसकी जो अंदर कंटेंट रहता है काफ़ी ये स्लिपरी रहता है, तो जब हमारा पैर उसके ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसके की वजह से हम चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, एक पैर बढ़ा के दूसरा कदम हम तभी बढ़ाते हैं जब पहले कदम को
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़मीन से रेजिस्टेंस मिलती है, लेकिन केले के ऊपर पैर पड़ने से वो जो रेजिस्टेंस मिल रही थी वो नहीं मिली और हम फिसल के गिर जाते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद ईच अदर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तभी ये एक्ट में आता है व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट और रिलेटिव मोशन को ये अपोज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये इसकी बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जैसे हमने एक बुक रख ली है। ठीक है, इस बुक को एक टेबल के ऊपर रख लिया और हमने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में धक्का दिया। ठीक है, तो ये बुक जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ गई, उसके बाद ये बुक रुक गई, यहाँ नहीं आई, आगे नहीं बढ़ी। यानी कि टेबल में से इसको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मिला होगा, जिसके की वजह से जो स्पीड हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर, उस फोर्स को अपोज किया होगा इस टेबल ने, और जिसकी की वजह से ये बुक रुक गई। अगर ये बहुत स्मूथ होता, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलता, तो ये बुक और आगे हो सकता है जाती, है ना। फिर हमने यही काम अपोजिट डायरेक्शन से किया कि हमने बुक को फिर इस तरफ रख लिया और फिर इस तरफ से धक्का लगाया। ठीक है, तो भी बुक जो है उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, सो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ बुक एंड द टेबल। तो ये बुक की वजह से, क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। इस वजह से ये बुक जो है वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रही है, इसका जो रिलेटिव मोशन है वो रुक जा रहा है जस्ट बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक में जो दिया हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को हमने जान लिया कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें इससे जो है इसको अगर अपने लिए अच्छे के लिए यूज़ करना है तो हमें तभी भी इसको और ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, और इससे जो हमको नुकसान होता है उससे भी अगर बचना है तो भी हमको इसको और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन फोर्स को गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जैसा कि पहला है वो है इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज़, यानी कि जैसे हम कोई भी सरफेस देखते हैं वो हमें स्मूथ तो दिखता है ऊपर ऊपर से, लेकिन अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो वो अंदर से इतना स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मूथ तो मिरर ही होता है, मिरर। ठीक है, मिरर जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, इवन वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सो इफ़ वी मूव एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन irregular or rough surface on another surface which is also irregular or the force of friction will be high। ठीक है, अगर हम दो irregular surfaces को, जैसे ये irregular surface है, दूसरा भी irregular surface है, अब इन दोनों को आपस में हम एक दूसरे से सटा करके जो है मूव कराएं तो कोई मूवमेंट होगी, बहुत मुश्किल से मूवमेंट होगी, है ना। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी हाई। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये बहुत दूर तक मूव करते हुए नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है जैसे कि अगर आपके पास ट्रॉली वाला बैग है। ठीक है, तो जब आप ट्रॉली वाला बैग ले करके रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरते हो, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर उतर के जो है आप जब वहाँ पे टाइल्स लगी रहती हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ट्रॉली वाला बैग बहुत आराम से आप जो है खींचते हुए लेके चलते हो, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी स्मूथ है, वहाँ टाइल्स लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हो, सड़क पे आते हो, तो सड़क पे तो रोड उतनी स्मूथ नहीं है, तो आपको लगता है कि उतनी ईजिली आप जो है ट्रॉली बैग को कैरी नहीं कर पा रहे हो। यानी इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस के बढ़ जाने से जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया है। पहले जो सरफेस की इरेगुलरिटी थी वो कम थी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है जो फ्रिक्शन को गवर्न करता है वो है रेगुलरिटी ऑफ अ सरफेस, और हम कह सकते हैं इसको स्मूथनेस। ठीक है, इफ द सरफेसेस ऑफ ईदर द ऑब्जेक्ट्स और आर स्मूथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस।
ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट वुड मूव मोर इजिली ओवर द सरफेस इवन स्मूथ सरफेसेस हैव सर्टन इरेगुलरिटीज़। तो जैसे मैंने कहा कि भले ही हमें कोई सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखने में लगता है, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो ये इरेगुलरिटीज़ किसी में कम हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक है, तो कंपैरिजन से ही हम ये काम देख सकते हैं कि कौन स्मूथ है कौन रफ है। तो ये कंपैरेटिव चीज़ है। ठीक है, तो अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा और चीज़ें बहुत अच्छे से उस पर मूव करेंगी। ठीक है, और जैसे दो मैंने कहा कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी प्ले में आता है जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट करती हैं। तो अगर दोनों ही रफ होंगी तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अगर उनमें से कोई एक रफ है और एक स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा हाई होगा, लेकिन अगर दोनों ही स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो बच्चे हैं, इन्होंने एक गेम किया। ये जो घड़ी वाली बैटरी होती है ना वो ले ली इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लेट ले लिया और उसको बुक के ऊपर ऐसे स्लैंट बना लिया, 45 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्क कर लिया, मार्क ए, और इस मार्क से इन्होंने इस बैटरी को छोड़ा और ये बैटरी जाके यहाँ पे रुक गई। ठीक है, ये बैटरी इतना डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि इस टेबल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेबल के ऊपर एक क्लॉथ बिछा लिया, कपड़ा बिछा लिया। ठीक है, फिर उसी मार्क से इन्होंने फिर से उस बैटरी को छोड़ा और उन्होंने देखा कि वो बैटरी यहीं पे जाके स्टॉप हो गई। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस इससे कम है इस डिस्टेंस से। ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये मोर है। ठीक है, ये डिस्टेंस मोर है और ये डिस्टेंस लेस है, कम है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये जो बैटरी है इसने ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो सरफेस था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्मूथ था। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये कपड़ा बिछाने के लिए ये रफ हो गया था। ठीक है, ये रफ सरफेस था, इस वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा था और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था। इस वजह से ये बैटरी ज़्यादा दूर गई। ठीक है, सो अब हम एक और टॉपिक देखते हैं कि हम इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नापने का क्या पैमाना है? हम कैसे बताएं कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, कितना नहीं लगेगा, है ना, कैसे पता करें? तो इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ए ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अगर आपने कभी गैस सिलेंडर लिया होगा, आपके घर में गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए जो डिलीवरी बॉय आते हैं उनके पास हमेशा ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, आप मांग के भी देख सकते हो। ठीक है, वो गैस सिलेंडर को इसमें उठाते हैं और आपको बताते हैं कि गैस सिलेंडर का वजन बराबर है। तो क्या होता है कि इस स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ से ये हुक लगा रहता है, इसमें जितना भी वजन आप टांगेंगे ये स्प्रिंग बैलेंस उतना नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ हमने इससे लटकाई है उसका वज़न कितना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट में वो उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि जो चीज़ जितनी भारी होगी वो उसी के कंपैरिजन में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। ठीक है, जैसे अगर आप स्प्रिंग बैलेंस को सबसे पहले समझना चाहें तो आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ये इस तरह का कोई स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ टंगेगी, ठीक है, उसका वजन आएगा और ये नीचे आएगा, है ना, जितनी भारी होगी ये उतना ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा अगर बहुत भारी है तो। सो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वजन के हिसाब से ही कोई चीज़ किसी के ऊपर फोर्स डाल सकता है। तो अगर हम वे कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितना फोर्स डालेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड। जो ये कॉइल्ड स्प्रिंग है, इसमें अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग रहती है, वो खिंच जाती है जब अगर उसके ऊपर कोई भारी चीज़ हम यहाँ पे टांगते हैं तो। ठीक है,
सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल. ये जो स्केल है ना, यहाँ पॉइंट्स बने 0, 10, 20, 30, 40, इसी को ग्रेजुएशन कहते हैं. ठीक है, जो ये मार्किंग होती है ग्रेजुएटेड स्केल, इसी को कहते हैं. ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर बताती है कि 3 न्यूटन का फोर्स है, तो ये जो है, ये 3 जो है ये मैग्नीट्यूड है. अगर मैं 4 न्यूटन का फोर्स बोलूँ तो 4 मैग्नीट्यूड है. 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 मैग्नीट्यूड है. ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर होता है, अमाउंट होता है, उससे मतलब है. ठीक है, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो अब हमने क्या कंक्लूड किया अभी तक के टॉपिक में? हमने ये कंक्लूड किया कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. तो फ्रिक्शन किससे होता है? इरेगुलरिटीज की वजह से होता है. ठीक है, इवन दो surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. तो कोई सरफेस हम कह लें कि हमें देखने से कितनी भी स्मूथ लगे, लेकिन उस पर भी छोटी इरेगुलरिटीज रहती ही रहती है. ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव टर्म है. कोई ज़्यादा स्मूथ होता है, कोई कम स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, कोई बहुत ज़्यादा रफ होता है. ठीक है, सो irregularities ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर. तो जैसे ये एक सरफेस है, ये इरेगुलर है. ठीक है, दूसरा सरफेस वो भी इरेगुलर है. तो ये जो इरेगुलरिटीज है, ये एक दूसरे में लॉक एंड की ऐसे ऐसे है ना, ये एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये क्या होता है, इस लॉक एंड की मॉडल की वजह से दोनों ही चीज़ें मूव नहीं कर पाती हैं. ठीक है, सो irregularities on the two surfaces lock into each one another. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. कई बार आपको क्वेश्चन में यही वर्ड यूज़ करना होगा आंसर देते वक्त कि फ्रिक्शन क्यों है, बिकॉज दे लॉक इनटू वन अनदर. irregularities लॉक इनटू वन अनदर, ये आपको आंसर में बहुत बार लिखना होगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, When we attempt to move any surface, जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं, we have to apply a force to overcome interlocking. तो जब भी हम इस इरेगुलरिटीज़ हैं, ये सरफेस पे दोनों हैं, तो हमें एक फोर्स, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये इरेगुलरिटीज़ को हम ओवरकम कर पाएंगे और मूव कर पाएंगे. तो जितना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इन इरेगुलरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, हम कहेंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा इन इरेगुलरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए, हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. अगर कोई सरफेस ऑलमोस्ट स्मूथ है, उसमें बहुत कम इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उसके ऊपर कोई चीज़ मूव करेगी तो हम उसको कम फोर्स में ही, 3 न्यूटन के फोर्स में ही उसको मूव करा लेंगे. लेकिन कोई चीज़ ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर मूव कराने के लिए हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना. तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है. फाइन, आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, सो ऑन रफ सरफेसेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़. जो रफ सरफेसेस हैं, खुली आंखों से भी रफ दिखते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ़ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे रफ सरफेस इन्वॉल्व रहता है. फाइन, जैसे कि आप यहाँ पे एक जो है स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हो कि भले ही ये टेबल हमको देखने में ऊपर से स्मूथ लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो ये जो टेबल है और बुक है, इसके अंदर देखिए यहाँ कितनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं. ठीक है, ऊपर से माइन्यूट नज़र, हमारी आंखों में बहुत छोटे लेवल पे देखने की वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन रहती हैं इरेगुलरिटीज़, और वो ही इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉकिंग कर लेती हैं, जिसकी की वजह से जब हमने यहाँ पे मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कुछ दूर ये बुक गई यहाँ पे, उसके बाद रुक गई, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इससे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ है, इस फोर्स को ओवरकम कर गई और वो फोर्स अब वहीं पे ख़त्म हो गया और ये बुक रुक गई. ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुआ. फाइन, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चा जो है ये बैठा हुआ है चटाई पे. ठीक है, अगर ये बच्चा इस चटाई के ऊपर नहीं बैठा रहता, तब मैं बोलती कि आप इसको खींचिए, तो आप बहुत आराम से खींच लेते.
ठीक है, कम फोर्स में 3 न्यूटन के फोर्स में खींच लेते मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ये बच्चा इस चटाई के ऊपर बैठ गया है, तो अब आपको हो सकता है 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े इसको खींचने के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि जितना हम वज़न डालेंगे, चीज़ें जब भारी हो जाएंगी तो जो इंटरलॉकिंग है दोनों सरफेस के बीच में, वो इंटरलॉकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वेट डालने से, ठीक है, और जिसके की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन टू सरफेसेस। जो इंटरलॉकिंग होती है, इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग होती है, उसी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अब अगर हम वेट भी डाल दें उन इंटरलॉकिंग्स के ऊपर तो वो इंटरलॉकिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। अब जैसे किसी प्रेस्ड हार्डर दबा देने से या किसी के ऊपर वेट रख देने से वो और ज़्यादा चीज़ें दब जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, तो इंटरलॉकिंग भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। आप इसको इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब खींचना, ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। जब आप कोई मैट को खींचोगे, जब इसके ऊपर कोई नहीं बैठा हो तो आप आराम से खींच लोगे, और जब उसके ऊपर कोई बैठा हो तो आपको खींचने में दिक्कत होगी, क्योंकि और ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया है, क्योंकि इंटरलॉकिंग जो है इरेगुलरिटीज़ की और ज़्यादा वो प्रेस हो गई हैं, ठीक है। सो व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, फाइन। सो अब हम देखते हैं एक और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक फ्रिक्शन में ही, वो है कि व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। कोई बॉक्स है, ठीक है, वो रेस्ट में है ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं मूव कराना चाहती हूँ तो मैं और मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन है, वो ऑलरेडी इस बॉक्स को मूव करा रहा है, ठीक है, और मुझे भी मन हुआ कि मैं इसको मूव कराऊँ, तो ऑलरेडी मूविंग चीज़ को मूव कराना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रुकी हुई चीज़ को मूव कराने में, ठीक है। तो ये है जो रुकी हुई चीज़ होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। और जो चल रही हुई चीज़ उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग। स्लाइड मतलब चलते हुए, ठीक है। तो जो रुकी हुई चीज़ होती है उसको स्टैटिक कहते हैं, और जो चल रही हुई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में हम देखेंगे कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। हम इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is called static friction. वो फोर्स जो कि किसी भी रुकी हुई चीज़ को मोशन में लाने के लिए चाहिए होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई चीज़ रुकी हुई है, रेस्ट में है, और अब हम उसको मूव कराना है तो हम जो है फोर्स लगाएंगे ताकि वो अपने फ्रिक्शन जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको ओवरकम करे और वो मूव करना शुरू कर दे, तो वो फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए ऑलरेडी इसी स्पीड से, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये दो तरीके के फ्रिक्शन है। जब कोई चीज़ रुकी हुई हो और उसको मूव कराना हो तो जितना फोर्स चाहिए उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है और उसको मूव कराते रहना है तो उसमें जितना फोर्स चाहिए उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव टू पुश द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। जैसे कि एक लड़का है, ये बॉक्स को जो है वो मूव करा रहा है, ठीक है। सो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस
do not get enough time to lock into the contact points on the floor. अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये एक चीज़ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब कोई चीज़ चल रही होती है उसको चलाने में हमको कम एनर्जी लगती है एज़ कम्पेयर टू जब कोई चीज़ रुकी हुई है और उसको चलाने में हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी रीज़न दिया गया है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट कर दिया होता है चलना, तो जो दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको आपस में कांटेक्ट जो है, उनका कांटेक्ट टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो चल रही होती है, एक इधर चल रही होती है, एक इधर चल रही होती है, या एक रुकी हुई होती है, दूसरी चल रही होती है। तो ये जो सरफेस है इसकी इरेगुलरिटीज़, इस सरफेस की इरेगुलरिटीज़, इनको आपस में इंटरलॉकिंग का बहुत कम टाइम मिलता है। इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्वेश्चंस इससे हमेशा पूछे जाते हैं कि वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही आंसर है कि व्हेन द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। So the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. तो जो बॉक्स ऑलरेडी मूवमेंट में है, मोशन में है, उसको मूव कराना ईजी होता है एज कम्पेयर टू कि एक रुके हुए बॉक्स को मूव कराना। फाइन, now we will move towards another very important point of this chapter, that is friction a necessary evil. एक तरफ तो हम फ्रिक्शन को कह रहे हैं नेसेसरी, एक तरफ कह रहे हैं ईवल। ईवल मतलब होता है बैड, ठीक है, बैड, बुरा, ठीक है। और नेसेसरी मतलब कि रिक्वायर्ड है, कि जो है फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी भी है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो बैड भी है, गंदा भी है। तो ये माजरा क्या है, क्या बात है कि हम कभी कह रहे हैं रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, कभी कह रहे हैं ईवल है, बैड है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। सो इज़ इट ईजियर टू होल्ड ए कुल्लर, अर्थन पॉट और ए ग्लास टम्बलर। तो आप जो कुल्हड़ है, जिसमें मिट्टी का जो एक कुल्हड़ होता है ना, जिसमें चाय मिलती है, उसको हाथ में पकड़ना आसान रहता है, या कोई ग्लास का जो है, कांच का जो वो ग्लास जो है उसको पकड़ना इजी रहता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि कांच का जो ग्लास होता है वो आपके हाथ से फिसल करके टूट जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच का जो ग्लास होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, उसकी स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब उसको हाथ में होल्ड करते हो तो क्योंकि वो जो स्मूथ होता है उसका सरफेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपके जो हाथ में इरेगुलरिटीज़ हैं वो उसके ग्लास क्योंकि स्मूथ है तो उसमें उतने कांटेक्ट नहीं बना पाता और वो फिसल जाता है। लेकिन वहीं कुल्हड़, उसका सरफेस काफ़ी रफ़ होता है और आपका हाथ भी थोड़ा थोड़ा रफ़ है, तो इनकी इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और कुल्हड़ जो है शायद ही कभी आपके हाथ से फिसल के टूटा हो, है कि नहीं, ठीक है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी, और मान लीजिए चलिए ग्लास है, आपके हाथ से नहीं छूटा, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई क्रीम लगी हो या कोई तेल लगा हो या ग्लास के ऊपर ही कोई तेल लगा हो, तो फिर अगर आप उसको पकड़ोगे तो क्या होगा, तो ग्लास जो है वो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, और ज़्यादा उसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी, उसके ऊपर एक जो है फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल अगर है उसके ऊपर तो वो और ज़्यादा फिसलेगी, है ना। तो फ्रिक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे हम कह रहे हैं ना ग्लास गिर जा रही है, टूट जा रही है, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है ना, उसका सरफेस स्मूथ है, इस वजह से वो टूट जा रही है, गिर जा रही है नीचे, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं इसी वजह से, ठीक है, यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम कोई ग्लास भी अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं, हमेशा गिर गिर के टूट जाएगा, या कोई सामान हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो कैसे उठाएंगे, हमारे हाथ में वो चीज़ रुकेगी ही नहीं, फिसलती जाएगी, है ना। तो यही एक रीज़न है जिसकी की वजह से हम कह रहे हैं फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी भी है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, हम कोई चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे हाथ में, है कि नहीं। सो
हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। अगर कोई गीली मिट्टी है, ठीक है, गीला जैसे सड़क है गीली हो जाती है तो आपको लगता है ना फिसल जाते हैं, काई आती है फिसल जाते हैं आप, ठीक है। और वेट मार्बल फ्लोर, कई बार आप अपने घर में भी गिरे होंगे, ठीक है, जैसे कोई पोछा लग रहा है, घर के फर्श के ऊपर पोछा लग रहा है और आप जल्दी जल्दी दौड़ते हुए और आप फिसल के गिर गए, ठीक है। क्यों फिसल गए? कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्योंकि जब फ्लोर के ऊपर जो है, फ्लोर जो होता है उसके ऊपर अगर वो वेट है, मतलब कि उसके ऊपर वाटर की लेयर है, ठीक है, अगर उसके ऊपर वाटर की एक लेयर है तो क्या होगा, वो उसके आपके जो फ्लोर है और आपके जो शू है या फुट है, ठीक है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा और जिसकी की वजह से वो एक तरीके से फिसलने लगेगा तो आप फिसल जाओगे और गिर जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, नहीं तो हम तो पता चला कि हम चल भी ना पाएँ ज़मीन पे, क्योंकि अगर एक पाँव टिकेगा नहीं तभी तो हम दूसरा पाँव बढ़ा पाते हैं, कुछ होल्ड करते हैं पाँव में तभी तो हम नेक्स्ट पैर उठा पाते हैं। अगर हम जिस पैर को ज़मीन पे रख के होल्ड करना चाह रहे हैं, अगर वो बहुत स्लिपरी है तो हमारा पैर होल्ड नहीं होगा, फिर हम दूसरा कदम कैसे उठाएंगे, है ना, हम मुड़ तो नहीं सकते हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन, तो इन पॉइंट्स में हम कुछ तरीके से देखेंगे कि क्या क्या और क्या क्या कहाँ कहाँ जो है फ्रिक्शन जो है नेसेसरी है, ठीक है। अभी तो आपने देखा वॉकिंग में, होल्डिंग में, ठीक है, चाहिए होता है फ्रिक्शन। और कहाँ ज़रूरी है, जैसे कि यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कोई पेन या पेंसिल भी अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई पेन है या पेंसिल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती, ठीक है, तो आपके हाथ में फ्रिक्शन ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो फ्रिक्शन जब नहीं होता तो फिर क्या हो जाता, फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन की वजह से फिर वो बिल्कुल ही आपके हाथ में नहीं टिकती और वो फिसल जाती है और आप लिख ही नहीं पाते, ठीक है। और इसके अलावा यू कैन नॉट राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद चॉक इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपने किसी तरह उसको पकड़ भी लिया तो चॉक जब आप बोर्ड पे लगाते हो तो चॉक जो है बोर्ड और चॉक में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसके की वजह से चॉक जो है बोर्ड के ऊपर चिपकती है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे चॉक से जो लिखते हैं वो हमको नज़र होता है, विजिबल होता है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम बोर्ड के ऊपर कुछ लिख भी नहीं सकते थे चॉक से, ठीक है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सब चीज़ें एकदम स्मूथ चलती, तो कोई चीज़ एक बार मूविंग करनी शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई, तो फिर वो रुकती ही नहीं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज नहीं करता, तो वो चलती जाती। जैसे लगता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है ना, रुकती ही नहीं वो चीज़, क्योंकि फ्रिक्शन। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि फ्रिक्शन जो है ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, डे टू डे की एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पाएंगे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो, है ना, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, अगर रोड और ऑटोमोबाइल्स या जो गाड़ी मोटर चलती है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप। जैसे हम स्टार्ट करते हैं जब, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है तभी टायर चलना शुरू करता है, ठीक है, या एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी जा करके थोड़ी दूर पे रुकती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो यानी कोई गाड़ी ना शुरू हो पाती और ना ही कोई गाड़ी अगर चल भी गई है तो वो स्टॉप नहीं हो पाती, ठीक है। और डायरेक्शन जब चेंज करते हैं हम गाड़ी का तो थोड़ा सा ब्रेक लगा करके फिर मोड़ते हैं ना स्टीयरिंग को, तो हम वो भी नहीं कर पाते अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए आप महसूस कर सकते हैं कि यस फ्रिक्शन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो दूसरी चीज़ है ये है कि यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल और ए टाई और नॉट, ठीक है। आप कोई जो है दीवार में जो कील गाड़ते हैं वो कील जो है दीवार में क्यों गड़ती है, क्योंकि जो दीवार में इरेगुलरिटीज़ हैं वो इस नेल को होल्ड करके रखती हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो होल्ड करके रखती हैं, इसीलिए कील जो है दीवार के ऊपर गड़ी रहती है और फिर हम उसके ऊपर कुछ भी वेट
टांग सकते हैं, ठीक है। और इवन आप गांठ भी नहीं लगा सकते हैं, जो रस्सी में गांठ लगाते हैं ना, ताकि आप जो है बहुत सारी माउंटेनियरिंग करते हैं या कोई भी अपनी यूज़फुल चीज़ करने के लिए गांठ लगाने की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता। तो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही जो दो रस्सियों के बीच में जो है फ्रिक्शन फोर्स, उसी की वजह से वो गांठ लगती है। अगर जैसे कोई आप बहुत स्मूथ धागा ले लीजिए, जैसे आप क्या सुनते होंगे कि नायलॉन की जो रस्सी होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, उसके ऊपर नॉट लगाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी होती है और उसमें फ्रिक्शन कम होता है ना। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन कम होगा तो गांठ भी नहीं लग सकती है, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो ईंटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के सरफेसेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, इस वजह से वो चिपकी हुई हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्मूथ होती तो सारी ईंटें एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाती और हमारी सारी दीवार गिर जाती है कि नहीं। तो इस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने समझा कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ ज़रूरी है भाई, डे टू डे एक्टिविटी में, लाइफ में हमें बहुत नीड है फ्रिक्शन की। लेकिन साथ ही साथ फ्रिक्शन जो है वो ईवल भी है, ख़राब भी है, बहुत सारी चीज़ों में हमें नुकसान भी पहुँचाता है। जैसे कि इट wears आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शू। तो ये मटेरियल्स को ख़राब भी करता है। जैसे आप शू के यहाँ देख रहे हो ना, ये शू घिस गया है यहाँ से चलते चलते, कैसे रोड पे चलते चलते यहाँ से ये घिस गया है, यानी कि ये जो है चीज़ों को ख़राब भी करता है, वियर एंड टियर करता है, ठीक है, उनको तोड़ देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे जो सीढ़ी बनी रहती है उस पर आप देखते हो कि सीढ़ी के जो किनारे होते हैं वो टूट गए होते हैं। सीढ़ी जो रहती है उसके जो किनारे रहते हैं वो टूट गए रहते, लोगों के आने जाने से, बार बार आने जाने से वो सीढ़ी के किनारे टूट जाते हैं। तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। अब जैसे आप माचिस जलाते हो यहाँ पे, ठीक है, मैच स्टिक जब आपस में रगड़ खाती है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है जिसकी की वजह से आग लगती है, ठीक है। और यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अगर आप दोनों अपने हाथ जो है आपस में विगरसली बहुत तेज़ी से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो गए। खासकर सर्दियों में आप ऐसा करते हो, जब आपको बहुत ठंड लगती है तो जब दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस होती है। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो उससे क्या निकलती है? हीट, ठीक है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस? इट कैचेस फायर। तो यानी रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी निकलती है, ठीक है। सो you might have also observed that the jar of a mixer becomes hot when it produces heat। यानी कि जब हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तभी भी उसमें जो जार लगाते हैं वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। सो इन फैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो हीट निकलती है रबिंग की वजह से, और यानी हम कह सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, तो ये हीट प्रोड्यूस करती है। और ये हीट जो है वो एक तरीके से जो है एनर्जी हम लगा रहे हैं काम करने के लिए, वो हीट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है उसका कुछ पोर्शन, और वो हीट एनर्जी तो क्योंकि इन्वायरमेंट में चली जा रही है तो वो यानी एनर्जी का वेस्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ईवल की तरह काम कर रहा है, वो हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो और भी बहुत सारे हम रीजंस दे सकते हैं कि जो ये फ्रिक्शन है वो एक ईवल है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे तो हमने देखा कि जो है फ्रिक्शन जो है कहीं पे हम देखते हैं कि ईवल है, कहीं पे नेसेसरी है। तो जहाँ पे नेसेसरी है हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन और ज़्यादा हो, ठीक है, और जहाँ पे ईवल है, ठीक है, वहाँ पे हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो अब हम कुछ डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पे भी हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाए, ठीक है, कम ना हो बल्कि फ्रिक्शन बढ़े ताकि हमारे लिए वो यूज़फुल हो, ठीक है। जैसे कि ट्रीटेड टायर्स ऑफ व्हीकल इंक्रीज फ्रिक्शन। ये जो टायर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ये सब बने हुए हैं, ठीक है, इसको थ्रीटिंग कहते हैं ना।
ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं ताकि ये मिट्टी में जो चले या सड़क पे चले तो इसके अंदर एक ये इरेगुलरिटी क्रिएट की गई जानबूझ के। टायर स्मूथ भी बन सकता था, ऐसे स्मूथ बन जाता और अच्छे से चलता, लेकिन जानबूझ के इसको इतना इरेगुलर किया गया है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो और गाड़ी हमारी स्किड ना करे, पलट ना जाए। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी नहीं पलटेगी। ठीक है, सो vehicles with treated tires provide more friction, ठीक है, which gives better grip with the road। ठीक है, रोड के साथ ग्रिप बनती है तो गाड़ी नहीं पलटती है। ठीक है, और इसके अलावा और कहाँ थीथरिंग होती है? सोल्स ऑफ शू आर थ्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन सोल एंड द ग्राउंड। यहाँ पे आप जूते देख सकते हैं, जूते में भी ऐसे ऐसे नीचे नीचे सोल के नीचे, ठीक है, ये इवन जो रनिंग शूज़ होते हैं जो आप देखते होगे फुटबॉल प्लेयर्स के शूज़, उसमें देखे होगे स्पाइक्स लगा रहता है, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर को काफ़ी दौड़ना होता है स्पीड में और अचानक से अपनी डायरेक्शन को बदलना होता है। नहीं, भागते भागते राइट भाग रहे हैं, तुरंत उनको लेफ़्ट मुड़ना होता है, तुरंत उनको एंगल चेंज करना पड़ता है। इसी वजह से जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके जूते देखिए आप कभी, उनके जूतों में बड़े बड़े कीलों की तरह स्पाइक्स लगे रहते हैं ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो और वो अपने बॉडी पे, अपने मूवमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल रख सकें। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, वहीं पे जेवलिन थ्रोअर रब्स सम पाउडर ऑन हिज पाम टू गेट बेटर ग्रिप ऑन द जेवलिन। जेवलिन थ्रो करते हुए आपने देखा होगा तो जो उसमें थ्रो ज़्यादा दूर जाएगा, कहीं वो हाथ से फिसल न जाए, तो जेवलिन के ऊपर जो अपना कंट्रोल पाने के लिए अपने हाथ में कुछ पाउडर लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए। वहीं पे आप कबड्डी में भी देखते हो कि कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। तो अपने हाथ में मिट्टी लगाते हैं ताकि कोई आए कबड्डी का प्लेयर तो उसको पकड़े, ऐसा ना हो कि अपने शरीर पे उसने तेल लगा रखा हो और आपके हाथ से फिसल के वो प्लेयर भाग जाए और आपकी टीम जो है वो आउट हो जाए पूरी की पूरी, है ना। तो एक बेटर ग्रिप पाने के लिए उन्होंने अपने हाथों पे मिट्टी लगाया। तो इन सिचुएशंस में हमने देखा कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाए क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल हेयर, फाइन। और वहीं पे हम कभी चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स हमारे लिए दे रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आए, तो हम बिल्कुल तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जैसे कोई ऑयल है, ग्रीस है ना, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स मेक अ थिन लेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लुब्रिकेंट्स कैसे फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुब्रिकेंट्स मेक अ थिन लेयर ओवर द सरफेस एंड फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट। ये लुब्रिकेंट आप देख रहे हो, ये लेयर है लुब्रिकेंट की। तो लुब्रिकेंट जो है दो सरफेसेस के बीच में एक थिन पतली सी लेयर बना लेता है, ठीक है, और दोनों सरफेस को स्मूथ कर देता है एक तरीके से, सरफेस के ऊपर बना लेता है, तो जो इरेगुलरिटीज़ है उनको भर देता है एक तरीके से। तो इरेगुलरिटीज़ कम हो गई तो दोनों सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएंगे, है ना। सो लुब्रिकेंट्स मेक अ थिन लेयर ओवर द सरफेस एंड फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट, फाइन। In the engines of vehicles, use of lubricants increases the efficiency as parts are not rubbed directly each other because a thin layer of lubricant। ठीक है, आपने इंजन्स में भी आपने सर्वोकॉन लुब्रिकेंट सुना होगा नाम, ठीक है, IOCL का। तो उसमें क्या होता है कि जब ये हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं गाड़ी में, बसों में, ट्रक में, कार में, स्कूटर में, तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली बहुत पास पास लगे रहते हैं, तो उनके बीच में लुब्रिकेशन होने से वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं और गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, आपको फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने लुब्रिकेंट यूज़ किया, फाइन। दूसरा है हम जो है और कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, इन मेनी मशीन्स, जो इंडस्ट्री में मशीन्स यूज़ होती हैं, आटा चक्की की मशीन है और बहुत हैवी मशीनरी यूज़ होती है ना, हर तरह की फैक्ट्री होती है, सब आजकल तो हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है, कोई हाथ से तो बनाता नहीं, हर चीज़ को बनाने के लिए मशीन्स है। ठीक है, सो इन मेनी मशीन्स ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नोक है ना, उसको ग्रेफाइट है, वो एक ग्रेफाइट का वो भी फॉर्म है। ठीक है, तो ग्रेफाइट पाउडर जो होते हैं उनकी ऐसे ऐसे लेयर्स होती है, वो लेयर्स में होते हैं, वो काफ़ी स्लिपरी रहते हैं। ठीक है, ये
स्लिपरी रहते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट पाउडर है वो उनके मशीन के पार्ट्स के बीच में डाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल, ग्रीस आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मशीन्स में ग्रेफाइट पाउडर, ऑयल, ग्रीस ये लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। और इसके अलावा few drops of oil or poured on the hinges of a door for reducing friction। आपने सुना होगा कि जो डोर है कई बार चूं चूं की आवाज़ करते हैं, हिंज होता है ना डोर के हिंजेस, वो चूं चूं करके आवाज़ करते हैं, तो उनकी आवाज़ को कम करने के लिए डोर के हिंजेस में लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो और वो स्मूथली रन करे, मूव करे और आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। और आपने ये तो पक्का से एक्सपीरियंस किया होगा कि कैरम बोर्ड खेलते हुए जो उसके ऊपर ये जो गोटियाँ होती हैं, इनको और ज़्यादा इनके जो है फ्रिक्शन जो है इनके अंदर और कम हो और अच्छे से ये मूव करे, ग्लाइड करे, ठीक है। तो हम इसको पाउडर छिड़कते हैं, जो टेल्कम पाउडर होता है वो छिड़कते हैं, ताकि ये फ्रिक्शन कम हो जाए और ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह इस बोर्ड के ऊपर मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाउडर की मदद से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लिया, फाइन। तो अब हम देखते हैं बूझो क्या सवाल पूछ रहा है कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग द सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। तो क्या हम फ्रिक्शन को एकदम ज़ीरो कर सकते हैं कि हम बहुत सारा लुब्रिकेंट यूज़ कर लें, बहुत सारा पॉलिश लगा लें, पाउडर यूज़ कर लें, या डिफरेंट तरीके से हम ज़ीरो कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो पहली क्या इसका आंसर दे रही है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया जा सकता है, हाँ इसको कम ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं बन सकता है, छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ बहुत होती ही हैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, नियर ज़ीरो ला सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने बात किया कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक और फ्रिक्शन है, ठीक है, जो आपने पक्का एक्सपीरियंस किया होगा, भले ही आप नाम पहली बार सुन रहे हैं, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, ठीक है, रोल करते हुए गए। टायर जो है वो रोल करते हुए चलते हैं ना, टायर जो ट्रक के टायर हैं या मोटरसाइकिल के टायर गोल गोल रोल करते हुए चलते हैं ना, ऐसे घसीटते हुए तो नहीं चलते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना, तो इसी को कहते हैं रोल, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोल करने में जो फ्रिक्शन लगता है, रुकावट आती है, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, आप इससे घबराइए नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वही फ्रिक्शन जो कि रोल करते वक्त लगता है, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो जो रोलिंग है उससे फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। रोलिंग एक ऐसी मूवमेंट है जिसकी की वजह से फ्रिक्शन कम होता है। रोलिंग की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। एक जैसे कोई चीज़ है उसको मैं स्लाइड करते हुए ले जाऊँ, घसीटते हुए लेके जाऊँ, और दूसरी चीज़ है उसको मैं ऐसे ऐसे रोल करते हुए लेके जाऊँ, तो जो रोलिंग है उसमें मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेस एनर्जी का इनपुट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो मैं स्लाइड करते हुए लेके जाऊंगी, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है, यानी कि अगर हम एक सीरीज बना लें तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, फाइन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम रहता है, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, फाइन। नाउ वी कैन सी हियर इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेज फिटेड विथ रोलर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक लड़का है जो कि एक लगेज लेके जा रहा है जिसमें कि यहाँ पर रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये रोल करता है, ठीक है, और ये स्किड नहीं करता, रोल करता है, ठीक है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा लगेज ज़रूर से उठाया होगा। तो
Can you now understand why wheel is said to be the one of the greatest inventions of the mankind? जो व्हील्स हैं, जैसे कि साइकिल का टायर है या बस के टायर है या कोई भी टायर है, गोल है, जिसको व्हील कहते हैं हम, तो ये व्हील की वजह से ये रोल करता है और जिसकी की वजह से हम काफ़ी हद तक, जैसे हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज बिल्कुल मिनिमम होता है। तो इस वजह से ये टायर्स लगाने से लगेज हमें काफ़ी हल्का लगता है और हम उसे बहुत इजीली जो है लगेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसी वजह से व्हील्स को ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। अब जो है रोलिंग फ्रिक्शन के और एग्जांपल्स आप कहाँ देखते हो डे टू डे लाइफ में, वो है अपने सीलिंग फैन में। सीलिंग फैन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, रोटेट करती हैं, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों अगर ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ बीच बीच में ये बॉल बियरिंग्स डाले जाते हैं, ये बॉल बियरिंग्स होते हैं, तो ये बॉल बियरिंग्स रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है, जिसकी की वजह से ये चीज़ और ये चीज़ भी रोटेट करती है और इसकी की वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉल बियरिंग का रोल है, जैसे यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हो, ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बॉल बियरिंग्स लगी हुई हैं और ये रोटेट करती हैं, रोल करती हैं, जिससे कि फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन, अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉल बियरिंग्स जो है वो क्यों यूज़ होती हैं फैन में, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो आंसर कि सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर than the sliding friction and sliding friction is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जैसे दो चीज़ें हैं अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी तो भी फ्रिक्शन होगा, लेकिन अगर इनके बीच में हम बॉल बेयरिंग्स डाल दें तो ये बॉल बेयरिंग्स गोल गोल ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट करेंगी, तो जिसकी की वजह से दोनों चीज़ें आपस में स्लाइड ना करके रोटेट करेंगी। ये बहुत छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ठीक है, लोहे की गोलियां जैसे होती हैं, ठीक है। सो बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स, कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल, इसको हिंदी में छर्रा भी कहते हैं ना, वो यूज़ होता है ताकि जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना हो के रोलिंग फ्रिक्शन हो, और वो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है जिससे कि वियर एंड टियर नहीं होता है और हमारा जो भी फ़ैन है, साइकिल है, इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है फिर, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड वर्ड है, ठीक है, ये फ्लूइड वर्ड हम एयर, ठीक है, एयर एज वेल एज वाटर, ठीक है, उन दोनों के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब आप कुछ लिक्विड मत समझिएगा, ठीक है, लिक्विड का मतलब यहाँ पे फ्लूइड का मतलब यहाँ लिक्विड नहीं है, ठीक है, लिक्विड से नहीं है। फ्लूइड का मतलब यहाँ एयर और वाटर दोनों के कंबाइंड को हम या अलग अलग को भी हम फ्लूइड कह रहे हैं, ठीक है। तो एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, हमें पता है कि एयर बहुत हल्की है, थिन है, एयर में हम चलते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हम एयर से टकरा रहे हैं, है ना। सो इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट, लेकिन फिर भी ये एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक रेजिस्टेंस पैदा करती है जब कोई चीज़ एयर में मूव करती है कि नहीं। जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को भी हम देखते हैं ना, हवा में उड़ती है, तो एक तरीके से वो हवा को काटते हुए उड़ती है, हवा उसके मोशन को रेजिस्टेंस देती है, लेकिन फिर भी वो उसके अगेंस्ट उड़ती है, ठीक है। और हम बर्ड्स को देखते हैं, एरोप्लेन्स को देखते हैं, ठीक है। वैसे ही पानी, ठीक है, वाटर एंड अदर लिक्विड्स, वाटर और जो भी लिक्विड्स होते हैं एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। वाटर के अंदर जैसे जो भी फिशेस हैं, ठीक है, फिशेस हैं या हमारी जो शिप्स चलती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जब वाटर में सेल करती हैं तो वाटर भी उनको एक रेजिस्टेंस अपोज करता है, ठीक है, उनको रोकता है और वो इधर जाती हैं तो उनको पीछे की तरफ ढकेलता है, तो इसको भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन में ही कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। सो इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। तो साइंटिफिक टर्म्स में जो फ्लूइड वर्ड है वो हम गैसेस और लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो ये जो फ्लूइड्स हैं यानी कि एयर एज वेल एज वाटर, ठीक है,
एयर और वाटर जो है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं उन सभी चीज़ों पे जो कि इसके थ्रू गुजरती हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कॉमन टर्म्स में एक और नाम देते हैं, वो क्या है? ड्रैग, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग। हम कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि एयर ड्रैग कितना है, ठीक है, एयर ड्रैग है या वाटर ड्रैग है ना, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रैग भी नाम दिया जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन को। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी कि जो चीज़ जितनी तेजी से मूव करेगी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फ्लूइड, ठीक है। जैसे एरोप्लेन जितना तेजी से मूव करेगा, ठीक है, उतनी ही तेजी से उसको अपोजिट डायरेक्शन में हवा भी ढकेलेगी, है ना। तो वही कहा गया है कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ओके। The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid। जैसे कि जो शेप है यहाँ पे अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो जिस चीज़ का शेप जितना ब्लंट होगा, जैसे कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, वो हवा में चल रही है तो इतना उसको रेजिस्टेंस मिलेगा एयर से, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे नुकीली है तो एयर का रेजिस्टेंस उसके ऊपर उतना ही कम होगा ना, एयर उसके अगल बगल से गुजर जाएगी, ठीक है। तो शेप काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि कितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ उड़ रही है या कोई चीज़ पानी में तैर रही है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? वो चाहेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर कम से कम लगे ताकि उसकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, ठीक है, कम से कम एनर्जी खर्च करके वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल एक्टिविटी कर सके, ठीक है। तो अपने शेप को इस तरह से डिज़ाइन करेगा कोई भी, अगर ऑर्गेनिज्म है वो हवा में रहता है, जैसे बर्ड्स हैं, पानी में फिशेस रहती हैं, तो अपने शेप को इस तरह से डिटरमाइन करेगा कि वो फ्रिक्शनल फोर्स के जो इवल इफेक्ट है उसको कम से कम कर सके, ठीक है। तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है नेचर ऑफ फ्लूइड, यानी जैसे कोई चीज़ बहुत गाढ़ी होगी तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और कोई चीज़ जितनी लाइट होगी उसमें उतना फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे हमें हवा में चलने में उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम वाटर में चलते हैं तो वो हमको ज़्यादा फ्रिक्शन, हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है ना। तो क्योंकि वाटर जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर, फाइन। अब देखते हैं कि इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो जब कोई भी चीज़ जब फ्लूइड में चलती है तो वो ओवरकम करेगी उस फ्रिक्शन को, तभी उसमें आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। तो इसको ओवरकम कैसे करेगा वो, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी लगाते हैं, ठीक है, और एनर्जी को लूज करते हैं। तो इसी एनर्जी को वो कंजर्व करना चाहेंगे कि भाई उतनी एनर्जी लगे भी ना और हम अपना काम कर सकें, उड़ सकें या तैर सकें। तो वो अपने आप को एक स्पेशल शेप देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार कि जैसे ये जहाज़ देख रहे हैं आप, तो इसका शेप ऐसे है, ठीक है। जो फाइटर प्लेन्स होती हैं उनका शेप बिल्कुल ऐसे स्ट्रीमलाइन होता है और आगे से और भी निकला रहता है ये, ठीक है, बिल्कुल, ताकि एयर का रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। बर्ड्स का आप देख सकते हो, ठीक है। फिशेस का भी आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी भी एकदम स्ट्रीमलाइन रहती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन, ताकि वो कम से कम उनको लिक्विड का ड्रैग जो है सामना करना पड़े, ठीक है। सो बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। जो बर्ड्स होती हैं, फिशेस होती हैं, उनको तो 24 घंटे जो है पानी और हवा में ही रहना पड़ता है, ठीक है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड, तो वो बॉडी जो है नेचुरली इवॉल्व हुई है इस तरीके से ताकि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके, ठीक है। टू शेप्स which would make them not to lose much energy in overcoming friction। तो उनका शेप जो है नेचर से इस तरह से डिज़ाइन होके ही आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को लूज़ न करते हुए अपनी एनर्जी को बचाएं और इस तरह के फ्रिक्शन को ओवरकम पाए,
ठीक है। तो जब ये ध्यान से देखा साइंटिस्ट ने कि भाई वो लोग तो इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, तो उनका शेप कैसा है, ठीक है। सो उन्होंने देखा कि इन सब का शेप क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। तो अब हम जो भी चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें हवा में उड़ानी होती है या पानी में चलाना होता है, तो हम इस बात का जो है ख्याल रखते हैं कि हम नेचुरल चीज़ों को देखते हुए अपनी आर्टिफिशियल चीज़ों को डिज़ाइन करें, ताकि हमें भी कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़े और एनर्जी को हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। सो in fact all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. तो सारे व्हीकल्स जितने भी हेलीकॉप्टर या जहाज डिज़ाइन कर रहे हैं उनका हम इसमें ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड टू मूव इन फ्लूइड आर मेड स्ट्रीमलाइन शेप। तो उनका शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाया जा रहा है। जो भी हम वाटर में चीज़ें चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, या एयर में चलाना चाह रहे हैं, उन सब का जो है बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन जो है हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम लाइन शेप जो है वो डिज़ाइन हो रहा है ताकि हम वो उस फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल ड्रैग को वो हम कम से कम जो है उसको कर सकें, फाइन, ड्रैग को रिड्यूस कर सकें, ओके। सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड, द शेप ऑफ एरोप्लेन जैसे आप देख सकते हो, शिप देख सकते हो, बोट देख सकते हो, बर्ड्स एंड फिशेस आर मेड स्ट्रीमलाइन शेप। तो हमने तो एरोप्लेन, शिप और बोट का ही किया, ये बर्ड्स और फिशेस का नेचुरल है और इनको देख के हमने इनका शेप जो है वो डिज़ाइन किया। ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहे, बर्ड्स और फिशेस, कि वो उनका तो वो हैबिटेट है, उनका शेप वैसा है, तो हम भी ऐसा बनाएंगे सो डैट वी कैन कंजर्व मोर एनर्जी, ठीक है। A shape which is pointed on both the ends and wide at the middle is called streamline. Streamline क्या होता है, जैसे आप बोट देखते हो, ऐसे बोट रहती है ऐसे, तो यहाँ से भी पॉइंटेड है और यहाँ से भी पॉइंटेड है और बीच में ये थोड़ा सा वाइड है, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, ठीक है। ताकि आगे से पतला नुकीला और पीछे से चौड़ा, और पीछे से भी और चौड़ा पतला हो सकता है, तो ये स्ट्रीमलाइन है ताकि एयर का रेजिस्टेंस लेस से लेस मिले, ठीक है। विच फैसिलिटेट्स ईजियर मूवमेंट थ्रू फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के थ्रू ईजियर मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है, इस तरह का शेप जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है, कि फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग को कम करने के लिए कौन सा शेप चाहिए, तो आपका आंसर होगा स्ट्रीमलाइन शेप, fine. So I hope you have understood this topic, that is friction, and still if you have any doubts then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.